हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लर्नर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। इसके एग्जांपल नंबर 1 में हमसे क्या गिवन है वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमसे बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ आपकी बुक से, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ इतनी बड़ी है कि अगर मैं बोर्ड पे क्वेश्चन को कॉपी करूंगी तो उसमें टाइम भी बहुत लगेगा और यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन के लिए स्पेस नहीं बचेगी। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, क्वेश्चन को रीड करती हूँ, उसमें क्या क्या हमसे पूछा है वो एक एक चीज़ समझाती हूँ, देन फिर हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ नहीं समझ आता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी एंड होपफुली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। इसमें हमसे क्या बोला है कि इन्फॉर्मेशन गिवन है कुछ फैक्ट्रीज के रिगार्डिंग, कि उन फैक्ट्रीज में कोई 3 फैक्ट्रीज हमसे गिवन है 1, 2 और 3। उसमें हमसे बोला है कि ये चीज़ दी गई है कि उन फैक्ट्रीज में कितने मेन वर्कर्स काम कर रहे हैं और कितने वुमेन वर्कर्स काम कर रहे हैं। 3 फैक्ट्रीज गिवन है 1, 2 एंड 3। अब देखो फर्स्ट फैक्ट्री में मेन वर्कर्स 30 काम कर रहे हैं, वुमेन वर्कर्स 25 काम कर रहे हैं, और सेकेंड फैक्ट्री में 25 मैन वर्कर्स काम कर रहे हैं और 31 वुमेन वर्कर्स काम कर रहे हैं, और थर्ड फैक्ट्री में 27 मैन वर्कर्स काम कर रहे हैं और वुमेन वर्कर्स जो है वो 26 है। अब आगे हमसे बोला है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन दी फॉर्म ऑफ अ 3x2 मैट्रिक्स। अब जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जो 3x2 ऑर्डर की होगी, और उसके बाद व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। उसके बाद हमें ये बताना है कि जो भी मैट्रिक्स हमने बनाई है उसमें ऐसी कौन सी एंट्री है जो उसके थर्ड रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रही है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें हमसे मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स है क्या। इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही अच्छे से हमने इसको समझा था, पढ़ा था, और फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो मैट्रिक्स सिंपली एक रेक्टेंगुलर एरे है। जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको बस हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज कर रहे हैं, उसकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि 3 फैक्ट्रीज में कितने मेन वर्कर्स काम कर रहे हैं और कितने वुमेन वर्कर्स काम कर रहे हैं, और उसमें भी हमें बस 3 ही फैक्ट्रीज गिवन है। तो हमें यहाँ पे सिंपली बस इसी चीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट्स में अरेंज करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली है कि मैट्रिक्स तो बनानी है, लेकिन ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें जो कि 3x2 ऑर्डर की हो। 3x2 ऑर्डर का क्या मतलब है, सबसे पहले समझेंगे ऑर्डर क्या होता है। ये भी मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि ऑर्डर का बेसिकली हमने देखा क्या था कि ऑर्डर जनरली होता है m×n। यहाँ पे m क्या होता था कि मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है, और n क्या होता था कि मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे बोला है कि 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें बनानी है। इसका मतलब हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 रोज हो और 2 कॉलम्स हो, यानी कि 3 रोज होनी चाहिए और कॉलम्स जो है वो 2 होनी चाहिए। अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उससे हम 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाने की ट्राई करते हैं। पहले हम इसे रख कर लेते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे बस स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखना है, और जो भी ऑर्डर हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि कितने मैन वर्कर्स काम कर रहे हैं 3 फैक्ट्रीज में और कितने वुमेन वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो जैसे पहले हम मैन वर्कर्स करते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मैन वर्कर्स हैं, सेकेंड में 25, थर्ड में 27। उसके बाद वुमेन वर्कर्स फर्स्ट में 25, सेकेंड में 31 और थर्ड में 26। अब देखो हमें कुछ भी नहीं करना है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख देते हैं। ये हो गई हमारे पास मैट्रिक्स, लेकिन अब ये कम्प्लीटली मतलब रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स की पूरी नहीं हुई है। हमें इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख दिया, लेकिन हमसे बोला क्या था कि 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें बनानी है। अब 3x2 ऑर्डर का मतलब क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हो और 2 कॉलम्स हो। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है। मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि जो भी हॉरिजॉन्टल हमारे पास अरेंजमेंट होती है नंबर्स की या फंक्शंस की वो होती है रोज, और जो वर्टिकल हमारे पास अरेंजमेंट होती है वो होती है कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गई। सो ये हो गई रो 1, ये हो गई रो 2 और ये हो गई रो 3। वर्टिकल अरेंजमेंट ये हो गई, ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2। अब हमारे पास 3 ही रो है,
और 2 ही कॉलम है। वही हमें चाहिए था कि 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी थी, जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन गई 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये हुई 3 रोज, ये हुई 2 कॉलम्स। अब आगे हमें क्या बताना है कि एक ऐसी एंट्री जो मैट्रिक्स हमने बनाई है उसकी एक ऐसी एंट्री, उसका एक ऐसा एलिमेंट या एंटिटी जो कि 3rd रो और 2nd कॉलम में लाई कर रहा हो। लेट्स से हम मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दी है। अब देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि हम अगर किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी जो भी एंटिटीज कहें या एलिमेंट्स कहें या एंट्रीज कहें, उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल ए से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है तो मैं यहाँ पे उसके एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, स्मॉल ए, और यहाँ पे लिखा होता है आई जे। अब यहाँ पे आई जे का मतलब क्या होता है कि आई का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर कोई भी वो एलिमेंट है कैपिटल ए मैट्रिक्स का तो वो किस पर्टिकुलर रो में लाई कर रहा है, और जे का मतलब होता है कि वो एलिमेंट किस पर्टिकुलर कॉलम में लाई कर रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि ऐसा एलिमेंट जो 3rd रो और 2nd कॉलम में लाई कर रहा हो, मतलब हमें A3 2 की वैल्यू बतानी है। अब देखो, ये हो गई हमारे पास 3rd रो, ये हो गई हमारे पास 2nd कॉलम। 3rd रो और 2nd कॉलम में क्या ये वाला एलिमेंट लाई नहीं कर रहा है? इसका मतलब A3 2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 26। हमें ये 2 ही चीज़ें बतानी थी। पहले हमने 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म की, उसके बाद एक ऐसा एलिमेंट बताया जो 3rd और 2nd कॉलम में लाई कर रहा है, जो था 26। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स में हम उनको अरेंज कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको इसको समझाती हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और हमें क्या करना है। देखो, लेट्स से कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, एंड मैं लेट कर लेती हूँ कि वो एलिमेंट्स है A, B, C और D। अब इन एलिमेंट्स को मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकती हूँ, मैं इनको ऐसे भी लिख सकती हूँ A, B, C, D। मैं इनको ऐसे भी लिख सकती हूँ A, B, C एंड D। इसको हम मान लेते हैं A, ये हो गई, और एक और जिस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं A, B, C, D। देखो, हम इन 4 एलिमेंट्स को इन 3 टाइप से लिख सकते हैं। कोई 4th ऐसा टाइप नहीं है जिसमें हम इन 4 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। देखो, अब हमें कैसे पता लगा कि हम इनको 3 ही टाइप से अरेंज कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने इन 4 एलिमेंट्स को अलग अलग टाइप से अरेंज किया ना, और अलग अलग ऑर्डर इन मैट्रिक्स का हो रहा होगा। जैसे ऑर्डर ए का क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 रो है और 4 कॉलम बन जाएंगे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 x 4। और अगर मैं इस मैट्रिक्स का देखूँ तो यहाँ पे 4 रोज हैं और 1 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 x 1। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 ही मेरे पास रोज हैं और 2 ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 x 2। ठीक है, अब देखो ये जो 4 एलिमेंट्स थे इसके लिए पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से बने। 1 x 4 की मैट्रिक्स बन सकती है, 4 x 1 की मैट्रिक्स बन सकती है, 2 x 2 की मैट्रिक्स बन सकती है। इसके अलावा तो कोई नहीं बन सकती ना। सिमिलरली हमें क्या करना है, इन्हीं 8 एलिमेंट्स के लिए पता लगाना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं जिनमें हम इन 8 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। अब ये 1 x 4, 4 x 1, 2 x 2 मुझे कैसे पता लगा कि ये यहाँ से आएगा। अब देखो, सबसे पहले हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, m क्रॉस n के। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और बाकी यहाँ पे m क्या होता है, कितने नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे n क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ कितनी नंबर ऑफ रोज है इनटू कितने कॉलम्स है। अब देखो, ये भी सेम ही चीज़ है और ये भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट करके लिखना पड़ता है। अब देखो, क्या इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मुझे 4 दिए थे। अब R क्रॉस C, इस 4 को मैंने कितने टाइप से लिखा, अगर रो 1 है और कॉलम 4 है, और सेकंड अगर रो 4 है और कॉलम 1 है, और थर्ड अगर रो 2 है और कॉलम भी 2 है। ये ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक टाइप से सेम ही चीज़ें हैं। ऑर्डर में हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया
कि अगर मैं एक टाइप से देखूँ तो यहाँ पे मैंने 4 के जितने भी फैक्टर्स बन सकते हैं, जैसे लाइक मैं उनको कितनी वेज में लिख सकती हूँ, जैसे कि मैं 1 into 4 करूँगी मुझे 4 ही मिलेगा, 2 into 2 करूँगी 4 मिलेगा, 4 into 1 करूँगी 4 मिलेगा। क्या कोई और ऐसा तरीका है या फिर कोई ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करूँ, होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4 आए? ऐसे और कोई भी दो नंबर हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसी 3 ही वेज हमें मिल रही हैं जिनमें हम 4 को लिख सकते हैं, मतलब 3 ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिनमें हम इन 4 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे 8 एलिमेंट्स गिवन है, हम कैसे पता करेंगे कि उनके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं? हम सिमिलरली जैसे हमने 4 को इन वेज में लिखा, हम ढूंढेंगे कि 8 को ऐसे कितनी वेज में लिखा जा सकता है। जितनी वेज हमें मिलेंगे उतनी ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। यहाँ पे 3 वेज हमें मिले, 3 ही पॉसिबल ऑर्डर्स थे, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा ऑर्डर हमें नहीं मिला जिसमें हम इन 4 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। अब हम 8 के लिए ऐसे ही देखेंगे। पहले इसको रब कर लेते हैं। अब देखो ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने गिवन है 8 और ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n, ठीक है। अब देखो 8 को मैं लिख सकती हूँ 1 क्रॉस 8, दूसरा 8 को ही मैं लिख सकती हूँ 2 क्रॉस 4, 8 को ही मैं लिख सकती हूँ 4 into 2 और 8 को ही मैं लिख सकती हूँ 8 into 1। क्या कोई और ऐसी वे है जिसमें मैं 8 को डिफाइन कर सकती हूँ? इन चारों के अलावा कोई और ऐसी वे नहीं है जिसमें मैं इस 8 को किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकूँ, ठीक है। तो यानी कि पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए जिनमें हम इन 8 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं? पहला ऑर्डर ये 1 क्रॉस 8 जिसमें कि 1 रो है और 8 कॉलम्स हैं। सेकेंड ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 4 जिसमें कि 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। थर्ड ऑर्डर हो गया 4 क्रॉस 2 जिसमें कि 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और हमारा लास्ट ऑर्डर यानी कि फोर्थ ऑर्डर जो हो गया वो हो गया 8 क्रॉस 1 जिसमें कि 8 रोज हैं और 1 कॉलम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ i माइनस 3j। अब देखो हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की और जिसके हर एलिमेंट के लिए, अब देखो मुझे एक बात बताओ, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब पहले में ऑर्डर गिवन है जिसमें 3 क्रॉस 2 का क्या मतलब है कि उसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। रोज कितनी हो गई 3, कॉलम कितनी हो गई 2, 3 into 2 6, यानी कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 6। यानी कि अब इन्होंने क्या बोला है कि हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ i माइनस 3j। जो 6 के 6 एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स में, उन हर एक एलिमेंट के लिए एक जनरल फॉर्म क्या दी है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ i माइनस 3j, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उस जनरल फॉर्म से कोई भी एलिमेंट, क्योंकि वो i और j की फॉर्म में है। i और j का क्या मतलब है कि i मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ रो, j मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम। अगर हमें किसी भी एलिमेंट में सिर्फ इतना पता है कि वो किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहा है, तो हम इजीली i और j की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करके इस जनरल गिवन फॉर्म में पुट करके उस एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि जो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसकी हमने एक जनरल फॉर्म लिख ली। जैसे कि हमें पता लगा है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। हम मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स थी हमारे पास, उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। देखो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनानी है, मतलब कि 3 रोज होनी चाहिए, रो 1, रो 2 एंड रो 3, और 2 कॉलम्स होनी चाहिए हमारे पास, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ऐसे कर लेते हैं। अब देखो हम इनके एलिमेंट्स को स्मॉल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो अगर कोई यहाँ पे एलिमेंट हुआ ए, तो वो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा, ठीक है। उसके बाद कोई एलिमेंट होगा ए जो कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में होगा,
2 ही कॉलम बनानी है हमें और 3 ही रो बनानी है। अब देखो सेकंड रो में आते हैं, यहाँ कोई एलिमेंट होगा ए जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में होगा, यहाँ कोई एलिमेंट होगा ए जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में होगा, ठीक है। अब थर्ड रो पे आते हैं, यहाँ कोई एलिमेंट होगा ए जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में आता होगा, ठीक है। अब यहाँ कोई एलिमेंट होगा ए जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में आता होगा, यानी कि हमें जो 6 एलिमेंट्स निकालने हैं वो कौन कौन से हमें मिले, A11 जहाँ पे i की वैल्यू हो गई 1 क्योंकि वो फर्स्ट पर्टिकुलर रो में लाई कर रहा है, j की वैल्यू हो गई 1 क्योंकि वो जो जिस पर्टिकुलर कॉलम में लाई कर रहा है वो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। फिर A12, A21, A22, A31 और A32। इस चीज़ का यूज़ करके जो गिवन जनरल फॉर्म है हमें किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, उसका यूज़ करके हम इन 6 के 6 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो पहले हम देखते हैं A11 के लिए, ठीक है। अब देखो A11 के लिए सिंपली हम देखेंगे i की वैल्यू क्या हो गई, i मतलब पर्टिकुलर रो में जो जिसमें वो लाई कर रहा है पर्टिकुलर रो फर्स्ट रो है, ठीक है। j की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितनी हो गई हमारे पास 1 क्योंकि वो फर्स्ट पर्टिकुलर कॉलम में लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमें जो जनरल फॉर्म दी है वो क्या है कि aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ i माइनस 3j। ओके, अब देखो ये जो हमारे पास साइन होता है ना, जैसे कि अगर कोई लिखा है दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन, ओके। अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं A11 के लिए, जो भी हमें जनरल फॉर्म गिवन है उसे हम करते हैं A11 फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो गई, j की वैल्यू भी 1 हो गई, यहाँ पे i और j की वैल्यू को हर जगह पे 1 पुट कर दीजिए। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ i की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू j की वैल्यू भी 1, ठीक है। A11 इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 3 1 जा 3। A11 इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 3 इज -2, बट यहाँ पे मॉड्यूलस है जिसकी वजह से -2 + 2 हो जाएगा। A11 इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस मॉड्यूलस -2 इज 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। A11 की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 1। A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, ठीक है। अब हम ऐसे ही A12 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसे हम रख कर लेते हैं यहाँ पे हम बस अब देखो अगर हम A12 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, A12 यानी कि ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, यहाँ पे i की वैल्यू यानी कि पर्टिकुलर रो कौन सी है जिसमें ये लाई कर रहा है फर्स्ट, और पर्टिकुलर कॉलम जिसमें ये लाई कर रहा है सेकंड। अब इसमें i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं। i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू को 2, यानी कि 1/2 i की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू j की वैल्यू 2 मॉड्यूलस A12 इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। A12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो 1 माइनस 5 इज 1 माइनस 6 इज -5, ये मॉड्यूलस में है तो ये जो नेगेटिव में है 5 ये पॉजिटिव का हो जाएगा इंटू 5, यानी कि A12 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई हमारे पास 5/2, ठीक है। यानी कि A12 की कितनी वैल्यू आई है हमारे पास 5/2। अब हम देखते हैं A21 की वैल्यू कि ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। हम A21 की वैल्यू अब फाइंड आउट करेंगे। देखो सभी एलिमेंट्स के लिए हमें ये सेम ही जनरल फॉर्मूला यूज करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे हमें A21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे i यानी कि पर्टिकुलर रो कौन सी है सेकंड, और j यानी कि पर्टिकुलर कॉलम कौन सी है फर्स्ट। इस फॉर्मूला में i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। 2 1 इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ i की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू j की वैल्यू 1। A21 इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 3 1 जा 3। A21 इज इक्वल टू 1/2
एंड 2 माइनस 3 इज -1, -1 अगर मॉडुलस में है पॉजिटिव का हो जाएगा, 1/2 ये हो गया 1 एंड 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि a to 1, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। ठीक है, अब हम ऐसे ही a22 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, यानी एक ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो और सेकेंड ही कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, देखो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू a22 की, जहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि i क्या है जो पर्टिकुलर कॉलम रो है, सॉरी। ठीक है, i2 एंड j की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, क्योंकि वो ऐसा एलिमेंट है जो सेकेंड कॉलम में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2 पुट करनी है। a22 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, a22 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3 to the 6। a22 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 6 इज -4 एंड a22 इज 1/2 एंड जो ये -4 है मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा एंड 2 से जब इस 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि a22 की वैल्यू क्या हो गई 2। यानी कि ऐसा एलिमेंट जो सेकंड और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है उसकी कितनी वैल्यू है हमारे पास 2। अब हम ऐसे ही a31 फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स का वो एलिमेंट जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। अब हमें a31 फाइंड आउट करना होगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे a31, इसमें i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो थर्ड रो में लाई कर रहा है, और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू को 1 पुट करना है। 31 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ i की वैल्यू को हमें 3 पुट करना है -3 इंटू j की वैल्यू को 1। a31 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 3 माइनस इंटू 1 इज 3। a31 is equal to 1/2, 3 minus 3 is 0 and modulus of 0 is 0, 1/2 into 0 is equal to 0, यानी कि a31 is equal to 0, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में आया करा मैट्रिक्स की वो किसके इक्वल है 0 के। अब हमारे पास एक एलिमेंट रह गया सिक्स्थ एलिमेंट, जो कि है ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। अब हमें इस a32 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करनी है a32 की वैल्यू। देखो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई 3 और j की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि i क्या है पर्टिकुलर रो जिसमें वो लाई कर रहा है, जो ये थर्ड रो में लाई कर रहा है, और j क्या है पर्टिकुलर कॉलम जिसमें वो लाई कर रहा है, ये है सेकेंड रो। अब देखो i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू को 2 इस गिवन जनरल फॉर्म में पुट कर देते हैं। a32 इज इक्वल टू 1/2 i की जगह 3 माइनस 3 इंटू 2, a32 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 3 to the 6। a32 इज इक्वल टू 1/2 and 3 minus 6 is -3। a32 is equal to 1/2 and modulus of -3 is 3, यानी कि a32 is 3/2, यानी कि ऐसा एलिमेंट मैट्रिक्स का जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है इज इक्वल टू 3/2। हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी थी 3x2 ऑर्डर की, इसलिए जनरल फॉर्म ये गिवन थी, हमने इसका यूज़ किया, सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई 3x2 ऑर्डर की। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमसे क्या गिवन है देखो इसमें ये दोनों मैट्रिक्स दिए हमें और बोला गया है कि इनको इक्वल दिया गया है इन दोनों मैट्रिक्स को, और हमसे पूछा कि a b c x y और z की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो जब हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था उसमें हमने बहुत ही अच्छे से ये समझा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है, उसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहली
कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी कि जो भी दो मैट्रिक्स इक्वल है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर देखते हैं, 3 रोज है, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया इसका 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम, ठीक है। इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3, उसका ऑर्डर देखें 1 2 3, 3 रोज है और 1 2 3, 3 ही कॉलम, यानी दोनों के ऑर्डर तो सेम है। दूसरी केस हम क्या कर सकते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का इन अननोन वैल्यूज़ को निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें जो दूसरी कंडीशन बताए कि इक्वल होने के लिए मैट्रिसेस को उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल होना चाहिए, है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम इक्वल पुट करते हैं तो वहाँ से हम इजीली ए बी सी एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हमें पता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मैट्रिसेस इक्वल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि x+3 को मैं इक्वल रख सकती हूँ 0 के, एज both of the matrices are equal, then we can say their corresponding elements are equal. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x+3 इज इक्वल टू 0, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। सेकेंड हम लिख सकते हैं z+4 इज इक्वल टू 6। हम यहाँ से ना एक एक करके वैल्यूज ही निकाल लेते हैं, ऐसे तो काफ़ी सारी इक्वेशन बन जाएंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 वेरिएबल में कोई इक्वेशन मिलेगी। मैं ऐसे सिंपली इनका यूज़ करके एक एक इक्वेशन का एक एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x+3 को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू चाहिए, इसको मैं एक साइड में रख लेती हूँ, और 0 ये जो +3 है लेफ्ट हैंड साइड में, ये वो राइट हैंड साइड में जाके -3 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 0 - 3 इज -3, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिल गई -3। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की कर लेते हैं। z+4 को हम इक्वल रख सकते हैं 6 के, z+4 इज इक्वल टू 6, यानी कि z इज इक्वल टू 6। ये जो +4 इधर लेफ्ट हैंड साइड में +4 है, उधर राइट हैंड साइड में जाके -4, यानी कि z इज इक्वल टू 6 - 4 विच इज 2, यानी कि z की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हम देखते हैं y की वैल्यू, यहाँ से 2y - 7 को मैं इक्वल रख सकती हूँ 3y - 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और इक्वल मैट्रिसेस हैं, इसलिए 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। हम क्या करते हैं, y जो वेरिएबल्स वाली टर्म है उनको एक साइड रख लेते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड। 2y, ये जो 3y इधर राइट हैंड साइड में प्लस का है, इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में -3y हो जाएगा, और ये -2 इधर सेम रहेगा, और ये जो -7 है राइट हैंड साइड में जाके +7। 2y - 3y इज -y एंड -2 + 7 इज 5, यानी कि y इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू रह गई, x y z की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू देखते हैं, a - 1 को हम -3 के इक्वल रख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट a - 1 इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3, एंड ये जो -1 है लेफ्ट हैंड साइड में उधर +1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू -3 + 1 विच इज इक्वल टू -2, यानी a की वैल्यू हमें क्या मिल गई -2, ठीक है। हम यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमें रब करना पड़ेगा बाकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। देखो x की वैल्यू आई हमारे पास -3, y की वैल्यू आई हमारे पास -5, z की वैल्यू आई हमारे पास 2, और a की वैल्यू आई हमारे पास -2। अब हम इन्हें रब कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी रह गई है, वो भी हम ऐसे ही सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। देखो b की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, b - 3 को हम इक्वल रख सकते हैं 2b + 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4, ठीक है। b वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। b ये जो +2b है राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड में आके -2b हो जाएगा,
और ये 4, ये जो -3 है उधर +3 हो जाएगा। b - 2b इज -b इज इक्वल टू 4 + 3 इज 7, और यहाँ से हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू -7। अब हम देखते हैं c की वैल्यू। अब देखो, क्या 0 को मैं इक्वल रख सकती हूँ 2c + 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2c + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2c इज इक्वल टू 0, ये जो +2 है उधर जाके -2 हो जाएगा। 2c इज इक्वल टू 0 - 2 इज -2, एंड जो c के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है उधर जाके -2 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से जब 2 से -2 कैंसिल होगा, दिस गिव्स अस -1, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, -2, b की वैल्यू आ गई -7, c की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू आ गई -5 और z की वैल्यू आ गई 2। सारी अननोन वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमसे क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। देखो हमसे ये दो मैट्रिक्स एग्जाम्पल नंबर 5 में इक्वल गिवन है और हमें इसी का यूज़ करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने सेम चीज़ें डिस्कस की कि नहीं भी दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए किन किन कंडीशंस को फॉलो करना होता है। फर्स्ट कंडीशन इज कि देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, उनका ऑर्डर सेम है। देखो इसमें भी 2 रो हैं, इसमें भी 2 रो है, इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसमें भी 2 रो हैं, सॉरी इसमें ये 2 कॉलम्स हो गई, इसमें 2 रो हैं, ये 2 कॉलम हो गई, 2 × 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, यानी कि ऑर्डर तो दोनों का सेम है। और दूसरे केस हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये इक्वल गिवन है, मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो हम यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड कंडीशन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल मैट्रिसेस के इक्वल होते हैं, तो वहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और उन इक्वेशंस का यूज़ करके हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो 2a + b इक्वल होगा 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 2a + b इज इक्वल टू 4, ये इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही a - 2b इक्वल होगा -3 के, a - 2b इज इक्वल टू -3, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही 5c - d इज इक्वल टू 11, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और 4c + d ऐसे ही इक्वल 4c + 3d ऐसे ही इक्वल हो जाएगा 24 के, ये हो गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि ये सारे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इक्वल मैट्रिसेस के, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। देखो अब हम जैसे कि अगर हमें मान लो हमारे पास कोई 2 अननोन वैल्यूज है, जैसे a और b, तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होंगे 2 अननोन वैल्यूज की 2 अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे a और b है तो a और b के टर्म्स में हमें 2 इक्वेशन गिवन है, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं किसी भी मेथड से और वहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे ही c और d 2 अननोन वैल्यूज हैं, 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो इनके लिए हम इन 2 इक्वेशंस का यूज़ कर लेंगे। पहले हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं, 2a + b इज इक्वल टू 4 और a - 2b इज इक्वल टू -3। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, ठीक है, तो यानी कि ये 2 इसे इंटू हो रही है, 2a + b इज इक्वल टू 4, ये कंप्लीट इक्वेशन, यानी कि क्या इक्वेशन हो जाएगी, 4a + 2b इज इक्वल टू 8, इसे हम मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास थी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, फिफ्थ और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग फिफ्थ एंड सेकेंड इक्वेशन, एडिंग फिफ्थ एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ इक्वेशन क्या है, 4a + 2b इज इक्वल टू 8
और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। अब देखो 4a प्लस a इज 5a एंड 2b एंड -2b कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज 5। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो 5 a के मल्टीप्लाई में ये 5 के साथ डिवाइड में हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर 1 मिल जाएगा। यानी a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। a की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई, 1। ठीक है, अब हम इसको रब करते हैं और इस a की वैल्यू को हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड इक्वेशन। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। a की वैल्यू हमें 1 मिली है, a की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, माइनस 2b इज इक्वल टू -3। माइनस 2b इज इक्वल टू -3। ये जो यहाँ पे प्लस का 1 है राइट हैंड साइड में जाके -1 हो जाएगा। माइनस 2b इज इक्वल टू -3 माइनस 1 इज -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 4 और यहाँ से b इज इक्वल टू 4/2, क्योंकि ये जो 2 मल्टीप्लाई में था b के साथ ये राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा और 4 जब 2 से कैंसिल आउट होगा तो हमें 2 मिल जाएगा। यानी b की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2। a की वैल्यू हमें मिली 1, b की वैल्यू हमें मिली 2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज करके c और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को रब कर देते हैं। अब देखो हम यहाँ पे इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज करते हैं। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाइंग थर्ड इक्वेशन बाय 3, मल्टीप्लाइंग थर्ड इक्वेशन बाय 3, सो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11। ये कितना हो जाएगा, 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 11 इंटू 3 इज 33। इसे हम मान लेते हैं सिक्स इक्वेशन, क्योंकि फिफ्थ हमने पहले मान ली थी जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन। सो यहाँ पे अगर मैं इस सिक्स्थ इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दूँ, एडिंग सिक्स्थ एंड फोर्थ इक्वेशन, तो यहाँ पे सिक्स्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33। और यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब हम इनको ऐड करते हैं, 15 प्लस 4 इज 19c एंड माइनस 3d प्लस 3d, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, इज इक्वल टू, इनको जब हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा 7 एंड 57। यहाँ पे अगर हम c को निकालें तो 57 अपॉन 19 हमें मिलेगा, क्योंकि जो 19 सी के मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, और ये 3 सा पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 57 को जब 19 से कैंसिल आउट करेंगे 3 सा पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिलेगी 3। अब हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, या तो थर्ड में या फोर्थ में पुट कर देते हैं, जहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन थर्ड इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो 5 इंटू सी की वैल्यू है 3 माइनस बी इज इक्वल टू 11, 5 3 सा 15 माइनस बी इज इक्वल टू 11 माइनस टी इज इक्वल टू 11। ये जो 15 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके -15 एंड माइनस डी इज इक्वल टू 11 माइनस 15 इज -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की वैल्यू हमें मिलेगी 4। हमें ए बी सी डी इन चारों ही अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, जिनकी वैल्यूज हमें मिली, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4। सो गाइस हमारे पास 5 ही एग्जाम्पल्स थे जो एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड थे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।